सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये तीनों मॉड्यूल मिल गए होंगे। साथियों, जैसे ही आपके स्कूल में कोई निरीक्षण टीम आती है तो आपसे तीनों मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न पूछती है। मिशन प्रेरणा के प्रभाव का निरीक्षण चल रहा है। इसके साथ साथ अगर आपके ब्लॉक के बीईओ आपके स्कूल में आते हैं तो आपसे तीनों मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न जरूर पूछते हैं। इसके साथ साथ यह देखने के लिए कि शिक्षकों ने इनका कितना अध्ययन कर लिया है, अलग अलग जनपदों में अलग अलग ब्लॉक में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी के क्रम में दिनांक 13/12/2020 को जनपद पीलीभीत के ब्लॉक बिलासपुर में शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई। काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा थी और काफ़ी मुश्किल इसमें प्रश्न पूछे गए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे आखिर इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और क्या क्या उनके उत्तर थे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए। जनपद पीलीभीत के ब्लॉक बिलासपुर में ये आपकी मिशन प्रेरणा हस्त पुस्तिका शिक्षण संग्रह प्रश्नावली जनपद पीलीभीत, ये आपका। उसके बाद प्रश्नावली के सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न था, शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 4, 8, 6, 5। तो साथियों, जो शिक्षण संग्रह हमारी मॉड्यूल है उसे 6 भागों में विभक्त किया गया है। इसी तरह आधारशिला को 6 भागों में विभक्त किया गया है और हमारा ध्यानाकर्षण को 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो आपको सभी भाग याद होने चाहिए, तो ये प्रश्न आपका अक्सर आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा 6 होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रदेश स्तर पर बच्चों के लर्निंग आउटकम संप्राप्ति का स्तर मापने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा कौन सी है? सीलेट, सेट, एनएएस, डीसीएफ। तो साथियों, प्रदेश स्तर पर जो बच्चों के लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति का स्तर मापते हैं वो आपकी सेट परीक्षा होती है। आपने देखा भी होगा, आपकी सेट परीक्षा का भी रिजल्ट आया सेट 2 का, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि इससे आपके बच्चों के लर्निंग आउटकम का पता लगाया जाता है। तो इसका आंसर मेरे अनुसार सेट परीक्षा होगा, SAT। इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की अंतर वस्तुएं क्या है? उपयोगी TLM एवं नवाचार। नंबर 2, शिक्षण योजनाएं, समय सारणी एवं शिक्षक डायरी। नंबर 3, लर्निंग आउटकम की सूची, प्रार्थना स्थल पर आयोजित की जाने वाली गतिविधि, उपरोक्त सभी। तो साथियों, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में आपको उपयोगी TLM और नवाचार भी दिया हुआ है, शिक्षण योजनाएं, शिक्षण सारणी और शिक्षक डायरी के बारे में भी बताया गया है और लर्निंग आउटकम की सूची भी उसमें दी गई है। इसके साथ साथ प्रार्थना स्तर पर क्या क्या गतिविधि आयोजित की जाए ये सब उसमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? अगर आप प्रभावी शिक्षण करना चाहते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, भौतिक संसाधन, अवस्थापना सुविधाएं, मानवीय संसाधन, कक्षा कक्ष में प्रिंट रिच वातावरण। ये सभी जरूरी होते हैं प्रभावी शिक्षण के लिए, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो हमारा होता है मानवीय संसाधन। अगर शिक्षक ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मानवीय संसाधन, शिक्षक और बच्चे जरूरी हैं। तो इसलिए इसका आंसर मानवीय संसाधन होगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार शिक्षण योजना के शिक्षण के प्रारंभ में प्रथम 5 मिनट शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि आपको शिक्षण योजना बनानी है तो शिक्षण के प्रारंभ में प्रथम जो 5 मिनट होती हैं उनमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? नंबर 1,
आदर्श वाचन एवं विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण। नंबर 2, गृह कार्य पर चर्चा। नंबर 3, सस्वर वाचन एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रश्नकाल। नंबर 4, लर्निंग आउटकम से संबंधित बातचीत और रोचक प्रस्तावना। किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है रोचक प्रस्तावना, और इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस लर्निंग आउटकम पे कार्य कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार इसका आंसर 4th सबसे बेटर होगा, लर्निंग आउटकम से संबंधित बातचीत एवं रोचक प्रस्तावना। आप इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न होगा, पीटी एवं योगाभ्यास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त समय है। नंबर 1, जब पढ़ाने की इच्छा ना हो। नंबर 2, मध्यावकाश के उपरांत। नंबर 3, प्रातःकालीन सभा उपरांत। नंबर 4, सायंकालीन सभा के दौरान। तो साथियों, पीटी एवं योगाभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त जो समय होता है वो आपका प्रातःकालीन सभा के बाद का होता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, थर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है, बाला का पूर्ण रूप क्या है। तो बाला एक कई बार वर्ड आ चुका है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, बेसिक लर्निंग असेसमेंट, बेसिक लैंग्वेज एलोकेशन और बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो बाला का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि बिल्डिंग जो होती है वो आपके बच्चों के अधिगम के बहुत ज़्यादा काम आती है, उससे अधिगम बढ़ता है। तो इसमें डी आपका ऑप्शन सही होगा, डी पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो साथियों, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 2009, 2005, 1995, 2008। तो साथियों, जो निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बना था वो आपका 2009 में बना था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो शायद अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, लेकिन इसमें 2010 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 2009 का दिया हुआ है। तो हम 2009 पे ही क्लिक करेंगे। तो 2009 पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब अस्तित्व में आई। तो ये देख लीजिए, एनसीएफ 2005 था आपका, 2005, 2006, 2007, 2008। तो एनसीएफ 2005 तो आपने कई बार पढ़ा होगा, तो इसका आंसर भी 2005 होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया और शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। पुस्तकों पर, कार्य योजना पर, शिक्षण योजना पर, पुस्तकालय पर। तो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है और शिक्षण की सफलता, ये हमारी कार्य योजना पर डिपेंड करती है, यानी और शिक्षण योजना पर भी डिपेंड करती है, और पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो होती है शिक्षक की शिक्षण योजना। तो शिक्षण योजना मेरे अनुसार सही होगा, शिक्षण योजना पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजनाओं में लर्निंग आउटकम को किस रूप में लिया गया है। संरेख बिंदु के रूप में, इनमें से कोई नहीं, संपाती बिंदु के रूप में, केंद्र बिंदु के रूप में। तो शिक्षण योजनाओं में जो लर्निंग आउटकम होते हैं वे आपके केंद्र बिंदु के रूप में माने जाते हैं। तो इसका फोर्थ आंसर आपका सही होगा, फोर्थ पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्देश अनुपालन की गतिविधि है। आंखें बंद करो, ये भी आपकी निर्देश अनुपालन की है। ताली बजाओ, ये भी आपकी है। ये आपकी शिक्षण संग्रह में सारी गतिविधियां दी हुई है, अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, वरना मैं इनकी भी एक वीडियो बनाऊंगा, गतिविधि की किस गतिविधि में क्या बताया गया है। उपरोक्त सभी छत की ओर देखो। तो मेरे अनुसार तो ये सारे ही होंगे, तो इसलिए इस पे उपरोक्त सभी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आंखें खुली हों या बंद, गतिविधि भाषा के किस कौशल विकास से संबंधित है। आंखें खुली हो या बंद हो, लेकिन आपको सुनाई देना चाहिए। तो ये गतिविधि आपकी लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो मेरे अनुसार इसका आंसर सुनना होगा, सुनना पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि उसमें दी हुई है। इनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट है आपके पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। आपको देखना है कौन सा नहीं था, बाकी तो 3 होंगे इसमें। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, ये तो उसमें था।
धर्म के प्रति जागरूकता, ये शायद नहीं था। विचार और कर्म की स्वतंत्रता, ये भी था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी, ये भी था। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में आपका धर्म के प्रति जागरूकता, ये व्यापक उद्देश्यों में नहीं है, तो इसमें सेकंड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों को अनुच्छेद 21A कब सम्मिलित किया गया? 2002, 2003, 2001 और 2004। तो साथियों, मूल अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 86वां संशोधन किया गया था। उसमें मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21A को जोड़ दिया गया था 2002 में। तो इसका आंसर आपका 2002 होगा, और ये भी आप याद कर लीजिए 86वां संशोधन था। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक डायरी में कितने भाग होते हैं? 2, 5, 3, 4। तो साथियों, आपकी शिक्षक डायरी में 5 भाग होते हैं, तो 5 पे आप क्लिक कर देंगे। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, किस भाग में क्या क्या दिया हुआ है, उस वीडियो को आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में शैक्षणिक गतिविधियों और समय सारणी का वर्णन कहाँ पर है? भाग 6 में, भाग 4 में, भाग 3 में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में शैक्षणिक गतिविधियों और समय सारणी का वर्णन इसके भाग 6 में दिया हुआ है, तो भाग 6 पे क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने प्रकार के नेतृत्व बताए गए हैं? 4, 3, 5, 2। तो साथियों, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में विद्यालय नेतृत्व के आपके 3 प्रकार बताए गए हैं। क्या क्या प्रकार है? पहला प्रकार हमारा है सत्ताधारी एवं निरंकुश नेतृत्व, यानी इस तरह का नेतृत्व जहां पर सत्ताधारी हो, निरंकुश हो, जहां पर कुछ भी करने की आज़ादी ना हो। हालांकि ये कम ही मिलता है, बहुत कम प्रधान अध्यापक ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ जगह पर सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व आपका देखा जाता है, जहां प्रधान अध्यापक अपनी अपनी चलाते हैं। दूसरा है आपका लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक या सहभागी नेतृत्व। ये सबसे अच्छा होता है, यानी सबको अपना काम करने की स्वतंत्रता होती है और सहभागी, एक दूसरे का सहभागिता भी इसमें पाई जाती है, तो इस तरह का नेतृत्व सबसे अच्छा माना जाता है। और तीसरा होता है अनहस्तक्षेपी या स्वतंत्र नेतृत्व शैली, जिसमें सभी कुछ स्वतंत्र होता है, उसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करता। तो आपका दूसरा सबसे अच्छा होता है। तो 3 प्रकार के नेतृत्व इसमें बताए गए हैं, तो 3 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, शिक्षक डायरी में शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों की संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण के लिए कितनी प्रतियां होंगी? तो शिक्षक डायरी में शिक्षण कार्यों की संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण के लिए 50, 100, 20 और 10। तो इसके लिए 50 प्रतियां होंगी। वैसे 100 प्रतियां जो होंगी आपकी शिक्षण योजना के लिए होंगी, उसके बाद 50 प्रति आपकी साप्ताहिक विवरण के लिए होंगे, इसके साथ साथ 20 उसमें अतिरिक्त पन्ने भी होंगे। तो ये आपका आंसर आपका 50 होगा। 50 पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों के प्रमुख अधिगम परिणामों को किसने विकसित किया है? NCERT नई दिल्ली ने, NCTE ने, SCERT लखनऊ ने, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज ने। तो जो आपके लर्निंग आउटकम है, हिंदी के, गणित के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के, अंग्रेजी के, इनको हमारे NCERT नई दिल्ली ने विकसित किया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। तो साथियों, इस तरह से इस परीक्षा में कुल 20 प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का था, यानी कि कुल आपकी 100 प्रश्नों की प्रश्नावली थी। ये आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली थी। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, अगर आपके ब्लॉक में इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित होती है तो उसका लिंक मुझे ज़रूर भेजिए या उसके स्क्रीनशॉट मुझे ज़रूर भेजिए, जिससे कि मैं वीडियो बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को इसका फ़ायदा पहुंचा सकूं। धन्यवाद।